जैसा कि आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग जो है लुसेंट्स की बुक से, लुसेंट्स सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत की इतिहास का जो क्लास होने वाला है वो सेकंड क्लास होने वाला है, यानी कि दूसरा क्लास होने वाला है। आप यदि पहला क्लास भी देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जो है लुसेंट हिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के लुसेंट हिस्ट्री का सारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बैंक या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जो है यहाँ आधुनिक भारत की इतिहास में जो है कुछ इन सब बातों को जो है कल की वीडियो में पढ़ चुके थे, और इनमें जो है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन में भी जो है हम लोग पुर्तगाल को पढ़ चुके थे, और पुर्तगाल के साथ साथ जो है डच को भी पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को जो पढ़ना था वो यहाँ से पढ़ना था, यानी क्या कहते हैं, इंग्लैंड से पढ़ना था। दो, पुर्तगाल और डच दोनों यूरोपीय कंपनी को जो है हम लोग पढ़ चुके थे। क्या है कि जैसा कि देख लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, पॉइंट दिया हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसके लिए प्रदान किया था? भारत में व्यापार के लिए प्रदान किया था। यह भारत में व्यापार के लिए प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे, यानी 217 लोग मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, याद रखिएगा। और पहला गवर्नर कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का? टॉमस स्मिथ पहला गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। पहले जो व्यापार करने भारत आता था उसे मुगल दरबार से अनुमति लेना होता था, क्योंकि यहाँ भारत में मुगल का शासन चल रहा था उस समय, जिस समय अंग्रेज भारत आ रहे थे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के कौन थे? राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। इसके बाद नोट्स में क्या दिया गया है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ दे कि अंग्रेज जो है पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था, तो वह दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर भारत में मसूलीपट्टनम में जो है वो पहला व्यापारिक कोठी स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। जहांगीर ने कब इजाजत दी? 1613 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था, जैसा कि हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में, यानी कि पूर्वी तट अगर आपसे कह दे तो पूर्वी तट इधर कोरोमंडल तट का बात कर रहा है, इधर का बात कर रहा है। अब यदि इधर का बात कर रहा है पूर्वी तट, यानी सूरत का बात कर रहा है। कह रहा है क्या? तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। याद रखिएगा, पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में जो है 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह स्थापना कर नहीं पाया था। पहली बार अंग्रेजों ने कब खोला? 1611 ईस्वी में खोला था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 2 फरवरी यहाँ 2 होगा, 2 फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। किसने भारत में रहा था? सर टॉमस रो ने रहा था। टॉमस जो था वो फरवरी 1619 ईस्वी तक कहाँ रहा था? भारत में रहा था।
रो यानी कि टॉम्स रो का बात कर रहा है। जहांगीर एवं खुर्रम, जिसे शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करने में क्या रहा, सफल हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। क्या कह रहा है यहाँ कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। मद्रास किस पर लिया, पट्टे पर लिया, एवं वहीं एक किला बंद कोठी का निर्माण किया, और इस कोठी का नाम क्या रखा, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजी क्या बन गया, मुख्यालय बन गया कोरोमंडल तट पर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1661 ईस्वी में जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। यानी कि पुर्तगाल की राजकुमारी से जो है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को जो है वो बम्बई प्रदान किया। दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या दिया, जो है वो बम्बई दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने, जिसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था, उन्होंने बम्बई को जो है 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो भाड़े पर दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। पहले जो अंग्रेजों का मुख्यालय कौन बन गया था, सूरत बन गया था। उस सूरत को क्या करा कि मुख्यालय से हटा दिया। कब हटाया, 1687 में हटाया, और हटाकर बम्बई को अपना मुख्यालय बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट नोट में दिया गया है कि गेराल्ड अंगियार सूरत का 1669 से 1677 ईस्वी के बीच सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बंगाल के शासक कौन था, शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। बंगाल के शासक शाह सूजा ने बंगाल के लिए व्यापारिक छूट की अनुमति पहली बार 1651 ईस्वी में दिया गया था। इस अनुमति को निशान कहते थे। इस अनुमति को क्या कहते थे, निशान कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया। कालांतर में यही क्या कहलाया, कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखा, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी। याद रखिएगा, कोलकाता नगर की नींव किसने रखा, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी, अब हम ये ब्रिटेन का पढ़ रहे थे यानी इंग्लैंड का पढ़ रहे थे, यानी अभी तक हम लोग पुर्तगाल का पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, डच का पढ़ चुके हैं और इंग्लैंड का पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसका पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, फ्रांसीसियों का पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पॉइंट फ्रांसीसियों के बारे में दिया गया है कि प्रथम कोठी जो है फ्रांसीसी जो था वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी अपना पहली कोठी सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में, किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खा लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। पुदुचेरी को किस नाम से जाना गया, पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रथम कर्नाटका का युद्ध।
कब तक हुआ कर्नाटका का युद्ध? 1746 में शुरुआत हुआ, 48 में समाप्त हुआ। अब यह देखिए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। कौन युद्ध? कर्नाटका का प्रथम युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में जो है हुई एलासापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से 48 ईस्वी तक चला। यह युद्ध किससे प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। और 1748 ईस्वी में जब एलासापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस संधि के तहत जो है वो समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा कर्नाटका युद्ध। दूसरा कर्नाटका युद्ध, अब देखिए दूसरा कर्नाटका युद्ध कब से कब तक चला? 1749 से 54 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की क्या हुई? हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह जो है किसे भेजा गया? गोडेहू को। उसकी जगह जो है गोडेही को जो है वो भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ यह युद्ध जो है विराम हुआ। तो याद रखिएगा दूसरा युद्ध किस संधि के तहत विराम हुआ? तो पांडिचेरी के संधि के तहत जो है विराम हुआ। कर्नाटका का तीसरा युद्ध हुआ और यह तीसरा युद्ध कब हुआ? तीसरा युद्ध 1756 में शुरुआत हुआ और 63 ईस्वी तक चला। उसके बाद 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। कौन सा? कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो था सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा दूसरा युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ विराम हुआ। तीसरा युद्ध जो है पेरिस के संधि के साथ जो है विराम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। यानी जितने भी प्रदेश अंग्रेज ने क्या कहते हैं फ्रांसीसियों से लिया था उसमें 1763 ईस्वी में एक पेरिस संधि हुआ और इस संधि के तहत जो है चंद्रनगर को छोड़कर बाकी के जितने भी प्रदेश थे उन प्रदेश को अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को दे दिया। जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। ठीक ना? तो याद रखिएगा 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में जो प्रदेश थे वो प्रदेश भारत की आज़ादी तक, यानी कि भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी में हुई, 1947 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य कैसे हुआ, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ। ठीक है, देखिए मुगल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बंगाल पर अब हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज का अधिपत्य, यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। यानी कि मुर्शीद कुली खां क्या थे? वह स्वतंत्र शासक थे परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, यानी कि टैक्स देता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी, यानी कि यही जो बंगाल का शासक था मुर्शीद कुली खां, उन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषक को यानी किसान को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया और इसका उत्तराधिकार इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ। यानी देखिए मुर्शीद कुली
खा 3 काम किया। एक तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को बनाया, उसके बाद इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। उसके बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है मुर्शिद कुली खां का, तो इसका उत्तराधिकार कौन बनता है? उसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में क्या होता है कि गिरिया का युद्ध होता है। 1740 ईस्वी में क्या होता है? गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें सरफराज को मारकर जो है बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। यानी कि 1740 ईस्वी में शुजाउद्दीन का जब मृत्यु होता है, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? सरफराज बैठता है, और इस सरफराज को जो है गिरिया के युद्ध में जो है मार देता है, और बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां, अब बिहार के सर सूबेदार कौन था? अलवर्दी खां था, जिन्होंने बंगाल का नवाब बना। यानी कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां के मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर। उसके बाद बंगाल की गद्दी पर शुजाउद्दीन के बाद जो है किसने बैठा? सरफराज ने बैठा, और इस सरफराज को भी 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में जो है मार दिया गया। मारने के बाद किसने बैठा? तो अलवर्दी खां ने बैठा। ठीक है, अब इसने अपने शासनकाल में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। यहाँ से देखिए, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज, ये तीनों जो थे मुगल को जो है वो टैक्स देता था, यानी मुगल को राजस्व देता था। लेकिन जब चौथा शासक अलवर्दी खां गद्दी पर बैठता है, तो ये अलवर्दी खां जो है टैक्स यानी कि राजस्व देने से बंद कर दिया मुगलों को, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में? तो अलवर्दी खां के शासनकाल में। अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल जो है काफ़ी समृद्ध शक्तिशाली बन गया, जिस वजह से भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकार इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ, यानी अलवर्दी खां का दामाद। अब इसका अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, और यह सिराजुद्दौला कौन था? अलवर्दी खां का दामाद था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक हॉल ट्रैजेडी नामक घटना घटे, और इस घटना की रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। इस 146 में से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इन्हीं घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि काल कोठरी की घटना कब हुई? 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें क्या हुआ था कि इस घटना की जानकारी किसने दिया? तो हॉलवेल ने दिया, और यह घटना का रचयिता कौन था? तो सिराजुद्दौला था। और यह क्या काम किया था? इन्होंने 146 व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सभी का मृत्यु हो गया, और जिसमें 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपनी सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। तो याद रखिएगा, अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, और यह किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अब सिराजुद्दौला का नवाब के बीच हुआ, जिसमें नवाब और अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। यानी सिराजुद्दौला पराजित क्यों हुआ? तो उनका जो सेनापति मीर जाफर था, उन्होंने अंग्रेज से मिल चुका था, और मिलकर जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। और अंग्रेज ने मीर जाफर से जो है वो वादा किया था कि अगर सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है तो हम जो है तुम्हें क्या कर देंगे? बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उसी तरह जो है जब सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया, तो अंग्रेज जो था वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट में कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही और मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे हैं। याद रखिएगा प्लासी का जो मैदान है वो किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लाइव के हाथ में यानी रॉबर्ट क्लाइव के हाथ की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद यानी मीर जाफर की दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। याद रखिएगा कि मीर जाफर को भी 1760 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया और अंग्रेज इस गद्दी से हटाकर मीर जाफर की दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से अब यह कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, मुंगेर यानी बिहार, मुंगेर जो है वो स्थानांतरित कर दिया। तो मुर्शिदाबाद से किसने स्थानांतरित किया मुंगेर, तो यह मीर कासिम ने किया। याद रखिएगा बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बंगाल की राजधानी का क्रम पहले तो ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद था, उसके बाद मुंगेर कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध में अंग्रेज एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ मीर कासिम रहता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये तीनों एक गुट के थे। ठीक है, वो एक गुट के थे और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हो गए। ठीक है, इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हो गए और इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में बक्सर की 1764 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो है अंग्रेज की सेना कौन था, तो यह अंग्रेज की सेनापति हेक्टर मुनरो था एक तरफ और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। यह तीन गुट एक था, फिर भी यह तीन गुट हार गया और अंग्रेज का विजय हुआ, अंग्रेज जीत गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बक्सर की युद्ध को। उसके बाद देखिए क्या होता है बक्सर युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अब क्या पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, हैदर अली का उत्तराधिकार उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1787 ईस्वी में जो है 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि को धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। क्या बना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रमुख युद्ध के बारे में दिया गया है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी तक चला था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। याद रखिएगा एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल जो है मैसूर युद्ध के दौरान हुआ और इसे शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी।
नोट में लिखा हुआ है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। एक फिर से नोट को पढ़ें, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक ना, याद रखिएगा 1760 ईस्वी में क्या हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो थे उन्होंने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या किया, पराजित किया। यह सब बातें किसमें हुई, वांडीवास के युद्ध में हुई। महत्वपूर्ण संधि देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत खत्म, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। अब देखिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर कल से जो है हम लोग जो है यहाँ 43 पॉइंट यानी सिख एवं अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है।